हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज व्हीकल डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू फाइंड आउट करना काफ़ी हार्ड हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे हम टोटल 55 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, क्योंकि 55 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो सब्र के साथ एक शॉट में आप पूरा वीडियो देखिए। जब भी आपके पास टाइम हो तभी आप वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन लो टायर प्रेशर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर ड्राइविंग। इसको हम में से अराउंड सभी लोगों ने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि अगर टायर में प्रेशर कम है, हवा कम है, तो क्या होगा। बेसिकली डेफिनेटली वहां पे कंप्रोमाइज हो जाती है। अगर आप कहीं पे टर्न ले रहे हो, आप स्ट्रेट जा रहे हो, तो हो सकता है आपको फील ना हो। जब आप टर्न लोगे तो आपको स्टीयरिंग हार्ड लगेगी, गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी, अनस्टेबिलिटी होगी, ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। डिक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी, चूंकि वहां पर रोलिंग प्रॉपर नहीं होगा तो इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। अनइवन वियर एंड इंक्रीज द चांस ऑफ टायर फेल्योर। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, डेफिनेटली अनइवन वियर होगा क्योंकि आपका टायर कॉर्नर पे लोडिंग ज्यादा हो जाएगी, बीच में कम हो जाएगी, तो कॉर्नर पे ज्यादा आपका टायर घिसेगा और वहां पे फेल होने के उसके चांसेज बढ़ जाएंगे। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया है आपका एक्सप्लेनेशन, ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर हम बात करें कि फैक्ट्री रिकमेंडेशन क्या होता है प्रेशर के लिए, तो दैट इज अराउंड 32 to 35 PSI। और इससे पहले अगर आपने गौरव का इंटरव्यू देखा है तो वहां पे उनसे नर्मदा के एई के एग्जाम इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो PSI है इसकी मीनिंग क्या होती है। बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, उन्होंने वहां पे गलती किया था। पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको हर चीज याद रखना होता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प एक्सटेंड टू द लाइफ ऑफ योर टायर। इसमें से कौन सा आपके टायर के लाइफ को नहीं बढ़ा सकता है करने के बाद भी। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, रेगुलरली चेकिंग एंड एडजस्टिंग द टायर प्रेशर टू द रिकमेंडेशन लेवल। डेफिनेटली कंपनी का जो रिकमेंडेशन है उस लेवल पे आपको रखना चाहिए और इसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कम ज्यादा तो नहीं हुआ है। जैसे टायर में अगर प्रेशर ज्यादा है तो आपको पता है जो वियर टियर होगा, आपके टायर का जो वियर होगा वो बीच में ज्यादा होगा, अगर कम है तो कॉर्नर पे ज्यादा होगा। तो अनइवन वियर आपको मिलेगा जिससे आपका टायर फेल हो सकता है। रोटेटिंग योर टायर टू द मल्टीपल टाइम, ये भी आपको करते रहना चाहिए क्योंकि जो रोड की कंडीशन होती है, आपकी ड्राइविंग कंडीशन होती है, जो व्हीकल में थोड़ा सा जो एंगल सेटलमेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है ड्राइविंग के साथ। तो अगर आप उसको चेंज करते रहते हो तो यूनिफॉर्म वियर होता है आपके टायर का, इससे भी लाइफ इंक्रीज होती है। और टायर पे लोडिंग भी अनइवन होती है, कहीं पे लोडिंग कम होती है, इंजन पोर्शन आगे होता है, कभी लोडिंग बैक साइड में होती है। तो इस वजह से आपको जो टायर है जब भी आप सर्विस करवाना जाओ वैसे तो चेंज करते रहना चाहिए। चेकिंग द थ्रेड ऑफ योर टायर विद द पेनी टेस्ट। ये पेनी टेस्ट क्या होता है, बेसिकली एक क्वाइन को आप बीच में पेस्ट करते हो जिससे आपको पता है कि जो डीपेन है वो कितना वियर हो गया, कितना कम डीपेन पता है, तो आपको पता चलता है कि आपका टायर कितना घस चुका है, आपको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत ही लोकल मेथड है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो इससे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका टायर चेंज करने के लायक है या नहीं। ये करने से आपके टायर के लाइफ में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन यहां पे गलत है। सेकेंड चीज, अलाइनिंग द व्हील वंस पर ईयर। आप अपने व्हील को अलाइन करते हो, इससे भी फायदा होता है कि चूंकि जो प्रेशर आता है आपके टायर के ऊपर पे वो इक्वल आता है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो वियर टियर यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यहां पे आपके सारे सही हैं, केवल बी गलत है। तो यहां पे आप पूछा है विच डज नॉट, तो यहां के हिसाब से आपके क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ योर टायर हाउ ऑफ्टेन शुड यू रोटेट देम। कब आपको रोटेट करना चाहिए, बहुत ही सिंपल बात है, ये आपको याद करने की चीजें हैं। जनरली जो रिकमेंडेशन होती है वो 8,000 to 12,000 के बीच होती है और ये वेरी भी कर सकता है क्योंकि इतना लार्ज स्पैम है। तो 8,000 to 12,000 के बीच रिकमेंड करती हैं कंपनियां कि आपको टायर को रोटेट करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है उनकी वियर टियर यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन शुड यू चेंज योर ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। पहले आप ये जान लो ऑयल क्यों यूज करते हैं। दिस इज यूज फॉर द लुब्रिकेशन टू द मूविंग पार्ट। जो मूविंग पार्ट है उनमें लुब्रिकेशन होता है। और ऑयल फिल्टर हम यूज करते हैं कि इस लुब्रिकेटिंग ऑयल में अगर कोई कंटामिनेंट है
तो वो हमारे मशीन में इंटर ना करे, क्योंकि वो मूविंग पार्ट है, वहां पे कोई भी कंटामिनेंट जाएगा तो उसके फंक्शनलिटी को इफेक्ट करेगा, उसके परफॉर्मेंस को घटा देगा, उसकी लाइफ भी डिक्रीज हो जाएगी, फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहां पे जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, बहुत सारे गाड़ियों में रिकमेंड किया जाता है कि 5000 किलोमीटर से पहले आप अपने ऑयल को चेंज कर लो, बट मोस्टली क्या होता है, अगर आपको ऑयल और फिल्टर चेंज करना है, जब भी आप ऑयल चेंज करते हो उस टाइम पे ऑयल फिल्टर भी चेंज करते हो, तो जब भी आप कार या बाइक खरीदते हो, जो भी व्हीकल आप खरीदते हो, वहां पे आपके व्हीकल का मैनुअल मिलता है जिसमें मेंशन होता है कि आपको सर्विस कितने किलोमीटर पे करानी है, आपको ऑयल कब चेंज करना है, फिल्टर कब चेंज करना है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। तो बहुत सटीक तरीका होता है कि आप वो मैनुअल देख लो। बट हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो बहुत सारी कार्स के लिए हम 5000 रिकमेंड करते हैं, व्हीकल के लिए 5000 रिकमेंड करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशन, और किस तरीके से आप ड्राइव कर रहे हो, कहां पे ड्राइव कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका ऑयल यूज हो जाएगा या फिर कितना जल्दी वो खराब हो जाएगा, उसकी थिकनेस घट जाएगी, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। नेक्स्ट है जो ऑयल फिल्टर है, इसकी भी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो सेकंड, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है डिपेंड अपॉन योर कार एंड कार मॉडल, डेफिनेटली कार और कार के मॉडल पे डिपेंड करता है, कौन सी व्हीकल है उसका मॉडल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ऑल आर एबव भी दिया गया है, बट ये जो ऑप्शन है ये काफी वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है, हर व्हीकल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ये ऑप्शन चूज करना उतना सटीक नहीं है। ये बी और सी चूज करना ज्यादा एक्यूरेट है। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन में बी और सी मेंशन नहीं होता तो हम ऑल ऑप्शन चूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चूंकि ये उतना ज्यादा एक्यूरेट या सटीक नहीं है, हर व्हीकल के लिए चेंज होता है, तो हम चूज करेंगे यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी, जो सारे व्हीकल के लिए वैलिड होगा इन जनरल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, जब भी आप व्हीकल का मेंटेनेंस करोगे तो उसमें कौन कौन सा ऑप्शंस आएंगे। पहला रिप्लेसमेंट, डेफिनेटली अगर आप मेंटेनेंस के लिए लेके जा रहे हो तो देयर में भी ए चांस कि आपका कोई कंपोनेंट फेल हो गया है, और जो कंपोनेंट फेल हो गया अगर उसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता है तो क्या होगा, उसका रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट, अगर उसकी रिपेयरिंग हो सकती है तो उसको आप रिपेयर करोगे। सर्विस चार्ज भी वहां पे होगा, कोई कंपोनेंट्स की सर्विस हो सकती है। और यहां पे जो इस तरीके से ये तीनों हो गए तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट वो डी होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इन अ क्रिएटिंग अ मेंटेनेंस शेड्यूल, वेयर द बेस्ट प्लेस टू फाइंड द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। देखो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जनरल सेंस से भी आंसर कर सकते हो। तो पहला है द मैकेनिक्स एंड द ऑटोमोबाइल गैरेज, आप मैकेनिक से पूछो कि कब हमको मेंटेनेंस करना चाहिए। दूसरा है आपका रिलायबल ऑनलाइन वेबसाइट, यूट्यूब सोर्स, इस तरीके से आप देखो। तीसरा है जो सबसे एक्यूरेट है कि आप अपने व्हीकल का जो मैनुअल होता है उसमें चेक करो, सारी डिटेल मेंशन होती है। क्योंकि आपके व्हीकल का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है वो कंपनी को सबसे ज्यादा पता होता है, तो कंपनी ऑलरेडी अपने व्हीकल के कैपेसिटी के हिसाब से, उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑलरेडी वहां पे सारी चीजें मेंशन की होती है। तो किसी तीसरे से नॉलेज लेने से अच्छा है कि आप कंपनी का मैनुअल देखो, उस हिसाब से परफॉर्म करो। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटेनेंस, इनमें से कौन सा मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। पहला क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का बात मतलब क्या होता है कि आप यहां पे जो इक्विपमेंट हैं जो फेल हैं उनको आप रिपेयर कर रहे हो, मतलब फेलियर के बाद आप गए हो उनको रिपेयर कर रहे हो। टाइमली मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस होता नहीं है इस टाइप का। जो शेड्यूल मेंटेनेंस है कि आपके व्हीकल का एक शेड्यूल होता है कि इतने टाइप के बाद आपके व्हीकल को सर्विस में देना है, उसके बाद वहां पे उसका मेंटेनेंस भी होता है, सर्विस भी होती है, सारी चीजें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि करेक्टिव मेंटेनेंस, अगर आप अपने व्हीकल के फेल होने का वेट कर रहे हो तो आपको करेक्टिव मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा। बट ये भी होता है कि आपकी व्हीकल फेल होने से पहले ही मेंटेनेंस में चली गई ताकि आपको फेलियर की कास्ट बच जाएगी। तो बहुत सारे लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखते हैं, तो आपका डाउन टाइम भी बचेगा, आपके व्हीकल हमेशा आपके पास रहेगी, फेल होगी, गैरेज में रुकेगी, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होता है। अगर हम इन जनरल बात करें तो जो मेंटेनेंस होता है ना वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला करेक्टिव मेंटेनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने डिस्कस कर लिया। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब आप प्रेडिक्शन के हिसाब से कि आपका ये अब फेल होने वाला, ऐसा सिम्टम्स आपके व्हीकल में आ रहे हैं, तभी उसका मेंटेनेंस करवा लो। जैसे बेल्ट आपने देख लिया कि हाँ अब ये रफ हो गया, खराब टायर आपने देख लिया कि भाई अब तो ये घिस गया है, चेंज करवाना चाहिए। तो इस टाइप के मेंटेनेंस, ताकि उनके वजह से दूसरे कंपोनेंट्स हमारे इफेक्ट ना हो। एक होता है जीरो आवर मेंटेनेंस। जीरो आवर मेंटेनेंस मतलब कि आप अपने व्हीकल के उस टाइम में मेंटेनेंस करा रहे हो जब उसको वो यूज में नहीं है, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना करे। बेसिकली जो जीरो आवर मेंटेनेंस होता है वो उन व्हीकल्स के लिए होता है जो व्हीकल
व्हीकल सर्विस में यूज होती हैं, जैसे ओला हुई, उबर हुई, उससे एक बिजनेस करते हैं, तो वो मेंटेनेंस कब करेंगे? जिस टाइम पे उनकी व्हीकल आइडल पड़ी होगी। बिजनेस के टाइम पे करेंगे तो उनका बिजनेस का भी नुकसान होगा। और पीरियोडिक मेंटेनेंस तो डेफिनेटली आपके व्हीकल का रहता है कि इतने टाइम के बाद आपको एक मेंटेनेंस करवाना होता है। तो यहां पे आपसे जो पूछा गया ऑप्शन, द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटेनेंस, तो यहां पे आपका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर कार मेंटेनेंस शेड्यूल? आपके कार के मेंटेनेंस के शेड्यूल को कौन इन्फ्लुएंस या इफेक्ट नहीं करता है? ये क्या है? एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आप ऑक्सीजन वहीं से तो ले रहे हो आपके बर्निंग के लिए, तो आपका कंबसन कैसा होगा, आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी होगी, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। सपोज करिए कि आप अपनी व्हीकल लेके चले गए कश्मीर, वहां पे आपका ऑयल का टेम्परेचर इतना कम हो गया, आपकी जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर वो भी बहुत ज्यादा चाहिए, आप किक कर रहे हो, आपकी व्हीकल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। तो पहला तो होगा आपका सही। दूसरा माउंटेन, ये भी बहुत बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और गौरव के इंटरव्यू में, मुझे याद नहीं है, उमंग के इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपके व्हीकल को, एई के असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में, अगर आप अपने व्हीकल को माउंटेन पे लेके जाते हो तो उसके परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली वहां पे एयर डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी, तो आपका जो कंबशन है वो कंप्रोमाइज होगा। तो ये चीजें हैं, ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है आपका हैवी स्टॉप गो वर्सेस लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप अपने व्हीकल को बार बार स्टॉप कर रहे हो, ले जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं। कोई चीज आप अपने व्हीकल में टोंक करके खींच रहे हो, डेफिनेटली लोड बढ़ेगा, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। आपके व्हीकल का कलर किसी तरीके से उसको इफेक्ट नहीं करता। अगर आपने कलर चेंज कर दिया, वही रखा, कलर हट गया, वो किसी भी तरीके से आपके व्हीकल का जो मेंटेनेंस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज सी, अरे सॉरी, दैट इज ई। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द टाइम इलेप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्हीकल फेल टू परफॉर्म इट फंक्शन टू द पॉइंट इट इज रिपेयर्ड एंड ब्रॉट इनटू द ऑपरेटिंग कंडीशन इज नोन एज। वो डाउन टाइम भी कह सकते हो कि आपकी व्हीकल डाउन है, उस समय पे जो उसका काम है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर उसको ब्रेक डाउन पीरियड भी कहते हैं कि आपके व्हीकल के कोई कंपोनेंट्स फेल हो गए हैं जो ऑलरेडी रिपेयरिंग में है या रिप्लेसमेंट में है। तो यहां पे दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, When should you replace the belt? V बेल्ट की यहां पे बात कर रहे हैं। बेसिकली दो टाइप्स के बेल्ट यहां पे यूज होते हैं, एक होता है V बेल्ट, दूसरा होता है टाइमिंग बेल्ट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो टाइमिंग बेल्ट होता है उसमें टूथ लगे होते हैं, आपको मैं आगे दिखा दूंगा, वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, जो आपके क्रैंकशाफ्ट को, वाल्व को रोटेट करता है, उसके लिए यूज करते हैं। जो V बेल्ट होते हैं आपके पंप, अल्टरनेटर, इन सबको रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है, when should you replace the V belt that power your alternator, water pump, power steering and cooling fan? कब आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए? बहुत ही सिंपल, जब आप उसको देखते हो तो आपको पता चलता है। अगर वो ग्रेसी गैल्वेनाइज हो गया है, वियर टियर आ गया उसमें, तो उस टाइम पे उसको रिप्लेस करना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली कोई उसको हटा के देखता नहीं है। जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है तब तक लोग उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हो, ये बेसिकली टाइमिंग बेल्ट है आपका। यहां पे तिथ दिख जाएगा आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो टाइम बेल्ट सर्च करके आप देख लेना। और ये बेसिकली आपका वी बेल्ट है, जो आपने देखा कि पंप के लिए, फैन के लिए, इन सब चीज के लिए यूज किया जाता है। यहां पे आप देख रहे हो क्रैंकशाफ्ट, और क्रैंकशाफ्ट को आपका टाइमिंग बेल्ट चलाता है। जो वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग होता है टोटली इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही सेंसिटिव अरेंजमेंट होता है इसका, और थोड़ा कॉस्टली भी आता है ये आप देख सकते हो कि इस टाइप का अगर दिखे तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। खोल के एक बार आपको देख लेना चाहिए कि वहां पे नया बेल्ट कैसा दिखता है, आपका घिस गया तो किस तरीके दिखेगा, तो फीलिंग तो आ ही जाती है। तो चेंज करवा लेना चाहिए टाइमली, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तो उससे और भी चीजें आपकी हार्म होंगी व्हीकल की। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डाउन टाइम ऑफ द व्हीकल कंसिस्ट द कॉस्ट ऑफ। डाउन टाइम में कौन सी कॉस्ट? डाउन टाइम मतलब वो व्हीकल आपकी रिपेयरिंग में है, तो वहां पे मेंटेनेंस कास्ट और सर्विस कास्ट डेफिनेटली आएगी। मेंटेनेंस कास्ट, रिपेयरिंग कास्ट भी आएगी आपकी, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट कास्ट भी आएगी अगर खराब होगा। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे आप देख रहे हो कि जनरल लॉजिक से बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू द एयर फिल्टर, कि एयर फिल्टर को आपको कब रिप्लेस करना चाहिए। तो बेसिकली एयर जो फिल्टर होता है इसका भी यूज होता है, बट बहुत ही क्रूशियल इफेक्ट नहीं होता है इसका हमारे व्हीकल के परफॉर्मेंस पे। हाँ, डेफिनेटली जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं, हर कंपोनेंट्स किसी न किसी वे में आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, कम या
ज्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कहा जाता है कि आपको 40,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर में तो एक बार चेंज कर देना चाहिए। और डेफिनेटली ये भी डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल की ड्राइविंग कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर आप बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में चला रहे हो जहां पे धूल पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे आपको इससे पहले भी रिप्लेस करना चाहिए। बट इन जनरल अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको 1 साल में इसको रिप्लेस करवा देना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बेल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ब्रोकन, इट नीड्स विच मेंटेनेंस, कौन सा मेंटेनेंस चाहिए भाई। देखिए अगर आपका बेल्ट टूट गया, बेल्ट को मेंटेन नहीं किया जा सकता, आप उसको चिपका के लगा नहीं सकते हो, ठीक है, तो टूट गया तो आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वहां पे कोई मेंटेनेंस चलता ही नहीं है। तो यहां पे अगर आप, हो सकता है कि आप बेल्ट को देख लो और टूटने से पहले लगा लो तो दैट इज गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करें, वहां पे करेक्टिव मेंटेनेंस, फेल होने से पहले ही उसको चेंज कर दें। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 जनरल टाइप्स ऑफ टायर, कौन से होते हैं, आप सभी को पता है, एक ट्यूबलेस होता है और एक ट्यूब वाला टायर होता है। जो ट्यूबलेस होता है उसमें ट्यूब नहीं होता है, देयर इज नो इनर ट्यूब, जो एयर होती है आपके टायर और रिम के बीच में होती है, उसी में लॉक होती है वो। और जो आपका ट्यूब वाला टायर होता है उसमें ट्यूब होता है इनसाइड, जिसमें हवा भरी जाती है। सिंपल चीजें आप जानते होंगे, टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कभी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, शेड्यूल मेंटेनेंस इज, फिल इन द ब्लैंक्स है, बिटवीन द ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कि आप प्रिवेंशन के तरीके से यूज कर लिया, फेल होने से पहले ही उसको मेंटेन कर लिया आपने। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है कि ब्रेक डाउन होने के बाद किया। अब ये दोनों मेंटेनेंस का जो शेड्यूल मेंटेनेंस है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है आपका ब्रेक डाउन आपके शेड्यूल मेंटेनेंस से पहले आ जाए, हो सकता है आपने देख लिया कि अब ये ब्रेक डाउन यहां पे हो सकता है, इसलिए आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लो। तो ये दोनों पहले भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आपका ये जो शेड्यूल मेंटेनेंस है वो क्या हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, कि आपने उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा लिया, या आपकी व्हीकल खराब हो गई, आपका शेड्यूल था 1 महीने बाद का, उससे पहले ही व्हीकल में ब्रेकडाउन हो गया तो आपने मेंटेनेंस करवा लिया। तो शेड्यूल मेंटेनेंस कराने की जरूरत नहीं है 1 महीने बाद वाली। तो इस तरीके से यहां पर जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड आर मीन टू रिकॉर्ड। जो इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड होता है, ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये जब आप ऐसी बुक्स पढ़ते हो या फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तभी आपको ये सारी चीजें पता होती है। आपका इंटरेस्ट है, आप जब अपने व्हीकल की सर्विस करवाने जाते हो तो बहुत सारे लोग वहां पे बहुत सी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी जानना चाहिए। जब आप अपने व्हीकल के सर्विस के लिए जाते हो पूछना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, द वे इक्विपमेंट वी हैव, डेफिनेटली आप भी बताते हो कि क्या क्या चीजें हो रही है हमारे व्हीकल्स में, और वो लोग भी देखते हैं जब डायग्नोसिस करते हैं। तो टोटल डाउन टाइम ये भी होता है, कितने टाइम तक आपकी व्हीकल खराब रहेगी, बोल देते हैं इतने टाइम बाद आना, आपकी व्हीकल इतने टाइम लगेगा बनने में। द रेट एट विच द डिफरेंट कंपोनेंट वियर ऑफ, डेफिनेटली पता चलता है कि आपके कंपोनेंट किस तरीके से वियर कर रहे हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, और यहां पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, गोज ऑन इंक्रीजेज, क्या चीज बढ़ेगा, विथ इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट। अगर आपके व्हीकल को जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन करने में, उसकी सर्विस करने में एफर्ट ज्यादा लगाना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी व्हीकल ज्यादा तरीके से खराब है तो क्या इंक्रीज होगा, डेफिनेटली वहां पे लेबर कास्ट और ओवरहेड कास्ट उसकी बढ़ जाएगी। अब यहां पे एक टर्म आ गया ओवरहेड कास्ट, तो बेसिकली ये बिजनेस रिलेटेड टर्म है या कंपनी में बेसिकली यूज किया जाता है, जहां पे मशीनरीज होती हैं उनके फेलियर से रिलेटेड। तो अगर कोई व्हीकल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली अगर वो व्हीकल ज्यादा दिन तक गैरेज में रहती है तो वो बिजनेस उससे इफेक्ट होगा, जो उससे को सर्विस करना चाहिए था वहां से जो अर्निंग है कंपनी की वो कंप्रोमाइज होगी, तो उसे हम ओवरहेड कास्ट कहते हैं। तो यहां पे आपको लेबर कास्ट बढ़ेगी और ओवरहेड कास्ट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, with the increasing in the preventive maintenance cost breakdown maintenance cost will, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपने व्हीकल की करवाते हो तो वहां पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो अगर ब्रेकडाउन होगा नहीं तो ब्रेकडाउन कास्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द मेंटेनेंस, क्या होती है अगर आप अपने व्हीकल को आप मेंटेन करवाने के लिए ले गए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होने के पास उसके कारण क्या हो सकते हैं,
फिर व्हीकल का डायग्नोसिस किया जाएगा, वहां पे डायग्नोसिस कोड जनरेट होता है ताकि आपको पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है, मतलब उसको सर्विस किया जाएगा या फिर उस कंपोनेंट को रिपेयर किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, व्हाट एवर दैट। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आफ्टर एनी सस्पेंशन और चेचिस वर्क, जब आप सस्पेंशन करवाते हो अपने व्हीकल का या फिर चेचिस का काम करवाते हो, द व्हीकल नीड व्हाट, क्या चाहिए आपके व्हीकल को, क्या करना पड़ता है भाई, उसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इन सारे जगह पे आपके व्हीकल का अलाइनमेंट अल्टर हो जाता है, तो उसको आपको डेफिनेटली फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डाउन टाइम इन आवर, अवेलेबल टाइम इन आवर, आपकी व्हीकल सर्विस के लिए कितने टाइम अवेलेबल थी और उसमें डाउन टाइम मतलब उसका वो कितने टाइम तक खराब थी। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस, कि कितने टाइम के लिए आपकी व्हीकल अवेलेबल थी, कितने टाइम में वो व्हीकल बन गई, मतलब कितना एफिशिएंटली उसको बना दिया गया, तो इसे हम कहेंगे मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल साइन ऑफ इंटरनल ट्रांसमिशन इशू, अगर इंटरनल ट्रांसमिशन इशू कहीं पे हो रहा है तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है कि जो मशीन है, किसी भी टाइप की मशीन है, अगर उसके इंटरनल ट्रांसमिशन में इशू है तो जो फ्लूइड है उसका, वहां पे जो फ्लूइड यूज किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, उसकी कंडीशंस देख के आप बता सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर ब्लैक फ्लूइड होता है तो यहां पे इंटरनल क्लचेज में फेलियर होता है, स्काई फ्लूइड इंडिकेट द ओवर हीटिंग, मतलब उसका ओवर हीटिंग हो रहा है जो फ्लूइड है वहां पे, स्मेली फ्लूइड इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे फ्यूल का बर्न आउट हो रहा है। तो इस तरीके से फ्लूइड को देख के आप बता सकते हो कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, ब्लैक ट्रांसमिशन फ्लूइड, बर्न आउट, स्मेल, स्टिकी ट्रांसमिशन फ्लूइड, ये सारी चीजें देख के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रेक डाउन एंड अवेलेबल मशीन आवर, आपकी मशीन कितना बार ब्रेक हो रही है और कितना टाइम के लिए आप अवेलेबल है। सपोज करिए आपकी मशीन वीक में 3 बार ब्रेक हो रही है, नेक्स्ट वीक में भी 3 टाइम हुई या 4 टाइम हुई, नेक्स्ट वीक में भी 3 टाइम हुई, तो इस टाइप से आपको एक फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि आपकी व्हीकल जितने टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें वो कितना बार ब्रेक डाउन हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं उसके ब्रेक डाउन की क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल साइन फॉर ओवरफ्लेटेड टायर, ओवरफ्लेटेड है बेसिकली तो एक्सेसिव वियर होगा, उसका कहां पे होगा, सेंटर में होगा, क्योंकि सारा लोड कहां पे आएगा, सेंटर में आएगा। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम एट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मतलब आपकी व्हीकल फेल ही नहीं हुई, आपका जो मेंटेनेंस रहा वो भी प्रोडक्टिव रहा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज्यादा लिए हैं ताकि आपकी व्हीकल डाउन टाइम में ना जाए। तो हम ये कह सकते हैं 0 डाउन टाइम है आपके व्हीकल के लिए अगर आपका जो मेंटेनेंस है वो भी प्रोडक्टिव है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द करेक्ट पैटर्न फॉर द टॉकिंग ऑफ द व्हील, मतलब आपने जो व्हील को जो टाइट कर रहे हो आप, उसका करेक्ट पैटर्न क्या होता है। जस्ट टाइटन एट रैंडम, जस्ट काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। जब कभी भी आप कोई भी ऐसी चीज टाइट करते हो जहां पे 4 बोल्ट्स हैं तो आप प्रिफर्ड करते हो कि जो कॉर्नर हैं वहां से हम टाइट करें ताकि जो टाइटनेस हो वो चारों तरफ से इक्वल हो, वहां पे टिल्टिंग होने के चांस न रहे। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। आपका क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM अप्रोच हैज द पोटेंशियल ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट द सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है, वहां पे मेंटेनेंस भी हो रहा है, साथ में कोई आपको डाउन टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। अब आप सोचोगे कि जब मेंटेनेंस होगा उस टाइम पे व्हीकल अपने फंक्शन को परफॉर्म तो कर नहीं रही होगी, तो डाउन टाइम क्यों नहीं है। तो क्या होता है ना कि कभी ना व्हीकल को तो आप तो आइडल कंडीशन में रखोगे, 24 आवर तो ड्राइव करते नहीं रहोगे। तो एक चीज होता है कि आपको अपने व्हीकल में उस टाइम पे इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करना है जब वो आइडल पड़ी हुई है, ताकि उसका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो इफेक्ट में ना जाए। जैसे कि मान लो ओला वाले बिजनेस कर रहे हैं तो अपने व्हीकल को मेंटेनेंस में कब डालेंगे वो, जैसे 24 आवर में मान लीजिए उनकी व्हीकल 16 आवर रन करती है, तो जब वो व्हीकल रेस्ट में उस टाइम पे उसका मेंटेनेंस कर लिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले भी उसी तरीके से करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मेंटेनेंस कर देते हैं ताकि ब्रेकडाउन होके वहां पे ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी ही ना मिले लोगों को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोड फोर्स बैलेंसर। रोड फोर्स बैलेंसर क्या होता है, कुछ इस तरीके की मशीन होती है जो आपके व्हील को क्या करती है, बैलेंस करती है
ताकि जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो वो इक्वली अप्लाई हो, टियर वियर करेक्ट हो, आपको कहीं पे अनइक्वल प्रेशर ना हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज सी, अ स्पेशल टायर मशीन दैट बैलेंस द टायर मोर इफेक्टिवली। और आपका जो टायर है अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो बहुत फर्क पड़ता है, व्हीकल की वाइब्रेशन नहीं होगा, व्हीकल की टर्निंग प्रॉपर होगी, स्टीयरिंग जाम नहीं चलेगी, ये सारी चीजें होती हैं उसके फिटनेस पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इट मीन बाय टर्न और रोटर। रोटर जिसपे आप ब्रेक शू लगाते होगे, बाहर से भी आपको दिखता है ब्रेक शू लगा होता है, बहुत बार क्या होता है कि उसको रीसर्फेसिंग की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं कि सारे रोटर को आप रीसर्फेसिंग कर पाते हो, कुछ को रीसर्फेसिंग नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्टली रिप्लेस ही किया जाता है, कुछ में रीसर्फेसिंग भी होता है और इसकी जरूरत भी होती है। सपोज करिए कि वो घिस गया, वहां से मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है आपके ब्रेक में, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे आपकी व्हीकल वाइब्रेशन फील करेगी, क्योंकि वो ब्रेक प्रॉपर लगेगा नहीं। अगर इनसाइड मटेरियल है वहां पे तो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, उसको प्रॉपरली क्रैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ए है, पुटिंग इट ऑन अ ब्रेक लेथ एंड रिमूविंग द इनपरफेक्शन, मतलब जो भी वहां पे इनपरफेक्शन है इन शॉर्ट आप उसको रीसर्फेसिंग में डाल रहे हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरामिस्टिक ड्रॉ। पैरामिस्टिक ड्रॉ का मतलब ये होता है, ये कहीं पे भी जहां पे भी पावर अनवांटेड तरीके से लूज हो रहा है उसे हम पैरामिस्टिक ड्रॉ कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बैटरी में भी ऐसा होता है कि आपकी व्हीकल खड़ा है फिर भी आपकी बैटरी जो होती है ड्रेन आउट हो जाती है किसी लीकेज के वजह से, तो इसे हम कहते हैं कि ड्रेन आउट हो गया। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, ए स्मॉल इलेक्ट्रिकल ड्रेन दैट कैन किल योर बैटरी ओवरनाइट। मतलब आप बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपने कार खड़ा किया, बाइक खड़ा किया और सुबह आपका सेल्फ या फिर आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, वो ड्रेन आउट की वजह से होता है, जो बेसिकली एक तरह का पावर लीकेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ कार कम इन विद द स्लिपिंग ट्रांसमिशन। अब ये स्लिपिंग ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पावर ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली रीजन होता है कि हो सकता है वो फेल हो गया हो, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रांसमिशन सिस्टम फेल होगा तभी स्लिपिंग ट्रांसमिशन होगा या फिर पावर ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसके कुछ और भी रीजन होते हैं कि जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो बर्न आउट हो गया होगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कस्टमर है दैट वांट द ट्रांसमिशन फ्लश, मतलब वो चाहता है कि वहां पे फ्लूइड को इग्जेंट किया जाए, तो ये एक रीजन है। दूसरा और भी रीजन है, हो सकता है जो गेयरिंग्स हैं वहां पे बियर आउट हो गया हो। तीसरा रीजन हो सकता है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन बैंड्स हैं उनमें ब्रेक डाउन हो गया हो। तो इनमें से कोई सा रीजन हो सकता है जिसके वजह से वो ट्रांसमिशन स्लिपिंग वहां पे हो रहा हो। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, एज अ मेंटेनर आप जब व्हीकल मेंटेन कर रहे हो तो रिकमेंडेड द कस्टमर हैव द ट्रांसमिशन चेक आउट एंड एडवाइज अकॉर्डिंगली, कि आपको फ्लश करना है कि नहीं करना है, क्या उसी रीजन से वहां पे हो रहा है। आपको ये चेक करना है कि बेसिकली ट्रांसमिशन फेल का रीजन क्या है। अगर आप सिंपली उसके कहने के ऊपर आप वहां पे क्या करते हो, ऑयल फ्लश कर देते हो, तो हो सकता है वहां पे डिब्रीज हो, मतलब जो छोटे छोटे वियर्स टीयर्स हुए हो तो वो ऑलरेडी मशीन में इंटर करेंगे ऑयलिंग के थ्रू, मतलब लुब्रिकेशन के थ्रू, और वहां पे फंक्शनलिटी को और ज्यादा इफेक्ट करेंगे और वो वियर टीयर या फिर फेलियर और जल्दी हो जाएगा जो हमारा सिस्टम है उसका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन फ्लूइड हैज द 3 मेन फंक्शन। जो हमारा ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो पहला तो लुब्रिकेट करना होता है, उसको क्लीन करना होता है, डेफिनेटली क्लीन करता है हमारे कंपोनेंट्स को, आपने देखे होंगे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका ये फंक्शन भी होता है। प्रोवाइड द हाइड्रोलिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे इससे पहले हमने डिब्रीज की बात किया, डिब्रीज मतलब ये होता है कि जो हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं डेफिनेटली वो टाइम के साथ वियर टियर उसमें होता रहता है, तो छोटे छोटे जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डिब्रीज या मलबा जिसे सिंपली आप कह लो, तो मलबा को ये क्या करता है, फोर्स करता रहता है कि वो बाहर चला जाए, तो इसलिए हमें इसे कहते हैं कि वहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर का भी काम करता है ताकि जो डिब्रीज होती हैं उनको बाहर कर पाए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट द सिग्निफिकेंट ऑफ द डीओटी नंबर। अब ये डीओटी क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज में या बहुत सारे जो टायर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डीओटी नंबर देते हैं, जिसे हम बेसिकली कहते हैं टायर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब किसी टायर को कैसे जज करोगे कि वो कब बना है, ये बेसिकली वहां पे मेंशन होता है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कब बनाया, उसका नंबर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, विड्थ क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको रीड करना बताया था जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ऑटोमोबाइल का सेक्शन। तो यहां पे होगा इट्स इंडिकेट द फैक्ट्री डेट बिल्ड द टायर, ये भी बताती है कौन सी फैक्ट्री उसको बिल्ड किया है, उसका ब्रांच नंबर क्या है, किस डेट में उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसका मतलब है ये जो 18 मेंशन है ये किस वीक में बनाया गया है, ये है
किस ईयर में बनाया गया है, 00, इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन है ईयर ऑफ मॉडल। ये सारी चीजें ये बताते हैं डीबीटी, जिसे हम कहते हैं टायर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शनल टायर। डायरेक्शनल टायर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी एक डायरेक्शन में उसकी ग्रिपिंग बनाया जाता है, उसका रोटेशन एक डायरेक्शन में प्रॉपर हो, ये देख सकते हो डायरेक्शन टायर है, ये असिमेट्रिकल टायर है। डायरेक्शन टायर का मतलब ये होता है कि वो एक डायरेक्शन में उसकी एफिशिएंसी देता हो। तो ये टायर दैट डिजाइन टू रोटेट ओनली वन डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में, आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये मना कर देगा मैं रोटेट नहीं होगा। भाई रोटेट होगा, बट इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा वन डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी ग्रिपिंग जो डिजाइन है वो एक डायरेक्शन के परफॉर्मेंस के लिए है। बेसिकली हैंडलिंग काफी अच्छी होती है, रेसिंग कार्स में इसको यूज किया जाता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ ब्रेक पैड। ब्रेक पैड का मेन टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बने होते हैं, सेमी मेटालिक्स होते हैं और सेरेमिक्स के होते हैं। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बने होते हैं बेसिकली ये काफी सस्ते होते हैं, सस्ते आते हैं बट ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। और जो सेमी मेटालिक्स होते हैं, इनमें जो पैड होते हैं दैट इज द मिक्स फाइबर्स होते हैं ये, जिनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है और उससे बेहतर होते हैं। और जो आपका सेरेमिक्स पैड होते हैं ये मेटल फाइबर को रिप्लेस करते हैं, और ये जो ब्रेक डस्ट होता है उसको रिड्यूस करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस उससे भी अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉस्ट पे करना चाहते हो, कौन सी कंपनी कौन सा यूज करती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू ऑलवेज वियर व्हेन इंस्टॉलिंग द रिप्लेसमेंट लाइट बल्ब। जब कभी भी आप बल्ब को, व्हीकल के बल्ब को चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको व्हीकल में क्या पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप मैकेनिक हो, आपके व्हीकल में क्या लगा हो, ऑयल लगा हो, और जब बल्ब आप लगा दोगे उस पर ऑयल लगेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके बर्न आउट होने के चांसेज होंगे। तो ये एक प्रिवेंशन है, तो ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एनिमी ऑफ द रस्टी बोल्ट। रस्टी बोल्ट मतलब किसी बोल्ट में जंक लग गया है, तो आप क्या करते हो, उसको हथौड़े से पीट डालते हो, उसको कट कर देते हो, क्या करते हो आप उसको। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको हीट करते हो ताकि वो इजीली खुल जाए। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा, मतलब जंक कैसे चला जाता है, आप उसको हीटिंग से हटा सकते हो, तो दिस इज सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, कैन यू इजिली एडजस्ट एवरी व्हीकल कैम्बर, कैस्टर, टो। ऑलरेडी ये सारे एंगल्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि ये एंगल्स क्यों जरूरी हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है हमारी व्हीकल्स पे, कितना होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है इनकी, क्या फंक्शनलिटी है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप ऑटोमोबाइल के प्लेलिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें हमने डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस को डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। अब जो टो होता है इसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको नट बोल्ट या बहुत ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो कैम्बर कैस्टर होते हैं उसको थोड़े स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट भी होती है, थोड़े स्पेसिफिक टूल्स भी चाहिए होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। हम सारी व्हीकल को एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको गैरेज में जाना पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ कस्टमर कंप्लेन अबाउट अ माइल्ड ड्रिफ्ट टू द राइट, डज हिज कार लाइकली टू नीड अलाइनमेंट। देखिए जो ड्रिफ्ट होती है आपके व्हीकल की, अब उसके लिए अलाइनमेंट की जरूरत है क्या। अब यहां पे कहा गया है कि हल्की सी ड्रिफ्ट हो रही है, हो सकता है वहां पे अलाइनमेंट की जरूरत हो, बट यहां पे मेंशन किया गया है कि ये जो ड्रिफ्ट है ये राइट साइड में होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो रोड होता है ना वो बीच में थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इस वजह से भी आपको ड्रिफ्ट थोड़ा मिलता है राइट साइड में। तो ये भी चांसेज हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां पे अलाइनमेंट ही रीजन हो सकता है उसके वजह से भी ड्रिफ्टिंग हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो नो, देयर इज अ गुड चांस टू ही फीलिंग अ नॉर्मल स्लोप इन द रोड, जिसके वजह से उसको ड्रिफ्ट मिल रहा हो, या फिर कहीं पे पानी हो, कहीं पे ऑयल हो जिसकी वजह से स्लिपिंग मिल रही हो। तो ये सारी चीजों की वजह से भी ड्रिफ्ट मिलता है, जरूरी नहीं कि हमेशा अलाइनमेंट ही खराब हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विल एन अलाइनमेंट इशू कॉजेज अ वाइब्रेशन। अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब मिस अलाइनमेंट की वजह से वहां पे वाइब्रेशन होने के चांसेज होते हैं क्या। बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि अगर अलाइनमेंट खराब है तो वहां पे वाइब्रेशन आया। वाइब्रेशन बेसिकली जो व्हीकल में आता है वो बेसिकली जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके वजह से आता है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, रोटर में कोई प्रॉब्लम है, सर्फिसिंग की जरूरत है, मटेरियल लॉक हो रहे हैं, या फिर स्लिपिंग ज्यादा हो गई है, घिस गया है, ब्रेक से घुस गया है, प्रॉपर वहां पे ग्रिपिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से आपको वाइब्रेशन फील होगा। बट इसके वजह से, मिस अलाइनमेंट की वजह से आपको ज्यादा ड्रैफ्टिंग फील होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो ऑप्शन है कि थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी रीजन की वजह से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ सकता है, बट प्रैक्टिकली ये बहुत ही अनलाइक है कि
अलाइनमेंट की वजह से वहां पे वाइब्रेशन आए। मोस्ट प्रोबेबली ये वाइब्रेशन जो आता है वो ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ब्रेक ब्लीडिंग सीक्वेंस। जो ब्रेक ब्लीडिंग सीक्वेंस है वो क्या होता है, तो ये सारी व्हीकल्स का अलग अलग होता है। बेसिकली ब्रेक ब्लीडिंग होता क्या है, अगर हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक है, उसमें कहीं पे एयर आ गई हो तो उसको ब्लीड करना पड़ता है, ताकि एयर जो है एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, और जो हमारा वहां पे हाइड्रोलिक ऑयल्स हैं, जो ऑयल फिल किया गया है ब्रेक्स में, वो क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड वहां पे चला गया तो जो आप फोर्स लगाओगे वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपका ब्रेक इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। आप पहले थोड़ा ब्रेक लगा के, मतलब थोड़ा प्रेशर लगा के ब्रेक अप्लाई कर पाते थे, बट एयर आने की वजह से आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से ब्लीडिंग की जरूरत पड़ती है। बट ये डिपेंड करता है कि व्हीकल का अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि जो व्हीकल का रूट हाउस होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट व्हीकल के लिए, इसलिए जो ब्लीडिंग के सीक्वेंस होते हैं वो भी अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये वेरी करता रहता है, इसलिए यहां पे ऑप्शन जो होगा आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू विल गॉट अ कार थ्रू ईवीएपी लीक कोड। जब आपने डायग्नोसिस किया तो वहां पे आपको एक कोड मिला, तो क्या चांसेज हो सकते हैं इसके। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है आपका इवेपोरेटिंग इमिशन कंट्रोल सिस्टम, जिसका ये पार्ट होता है। तो इवेपोरेशन कंट्रोल या फिर इवेपोरेशन कहां से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पूरे व्हीकल में। तो इवेपोरेशन आपके टंकी के जो कैप होता है वहीं से होने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि बाकी सारे जगह बहुत ही क्लोज फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड का लीकेज होने के चांसेस बाकी सारे जगह से नहीं होते हैं। तो इवेपोरेटिंग कहां से होता है, बेसिकली कैप से होता है। तो अगर आपको ऐसा कोड मिलता है तो बाकी जगह चेक करने से अच्छा है कि आप एक बार कैप को टाइट कर लीजिए, ताकि बाकी सारे मेहनत आपकी बच जाए। मोस्ट प्रोबेबली वहीं से होता ही है ये, बाकी सारे जगह से रहेगा तो डेफिनेटली कोई कंपोनेंट डैमेज रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विथ एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन द व्हीकल व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू चेक। आपको क्या करना चाहिए, तो पहला है बैटरी को रिमूव कर दो। नहीं, देखिए हमेशा रीजन बैटरी नहीं हो सकती है, अनप्लग एवरीथिंग, ये सब करने की जरूरत नहीं है, टर्न ऑफ द रेडियो, ये सारी चीजें नहीं मैटर करती हैं। मैटर क्या करता है, आपका फ्यूज और आपका रिले। देखिए फ्यूज क्या होता है, बेसिकली फ्यूज कंट्रोल करता है कि आपके जो सर्किट है उसमें कितना करंट फ्लो करेगी। अगर ओवर करंट फ्लो हुई तो क्या करता है, फ्यूज हो जाता है, जो आपका कंपोनेंट्स हैं बाकी उनको बचा लेता है। और रिले एक तरह का प्लग इन प्लग आउट का, जैसे कि आपको स्विच का काम करता है, कि आपने फैन को ऑन करने के लिए स्विच दबाया, ऑफ करने के लिए स्विच, उसी तरीके से रिले भी होता है। तो इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इसको चेक कर लो, ताकि बाकी सारी चीजें चेक करने की आपकी रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो मोस्ट प्रोबेबली यही फेलियर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स वहां पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ कार इज ओवर हीटिंग। कार में अगर ओवर हीटिंग हो रही है, मतलब आपका जो रेडिएटर है वहां पे कूलेंट फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिससे हीट ट्रांसफर आपके इंजन की प्रॉपरली नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है, थर्मोस्टेट आपका फेल कर गया है, ऑलरेडी हमने कूलिंग सिस्टम में बताया हुआ है। ताकि ये बेसिकली जो कूलिंग सिस्टम होता है आपका, ये थर्मोस्टेट पे वर्क करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम मेंटेन कर देते हैं थर्मोस्टेट का, और वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये पूरी साइकिल स्टार्ट होती है, जो कूलिंग फ्लूइड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट होता है, और फिर वो हीट को रिमूव करता रहता है। और ये जब फेल हो गया तो क्या होगा, वो पूरी सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपके इंजन की ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ कस्टमर आस्क्स टू डायग्नोसिस स्कैन एंड यू टर्न अप द रैंडम मिसफायर। अब ये रैंडम मिसफायर बेसिकली क्या होता है, अगर कहीं पे आपका जो मिक्सचर है दैट रनिंग लीन, अगर वो लीन हो रहा है तो इस तरीके के कोड्स आपको मिलते हैं। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि वो लीन क्यों हो रहे हैं, वो लीकेज की वजह से हो रहे हैं। हो सकता है कहीं पे एयर लीकेज हो रहा हो, ऑयल लीकेज हो रहा हो, या फिर जो आपका इंजेक्टर है वो डर्टी हो गया, इंजेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर प्रेशर कम है जिसकी वजह से जो फ्लो रेट है, डिस्चार्ज रेट है वो कम हो गया हो, या फिर इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही हार्ड होता है कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि रीजन क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपका टाइम जाएगा। तो कस्टमर से आपको डिमांड करना होता है कि भाई आपके व्हीकल डायग्नोसिस के लिए छोड़ दो। तो एज पर द ऑप्शन, जो ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, रिक्वेस्ट पर आवर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस उसका करो तभी आप पता चलेगा कि क्या रीजन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46, व्हाट अदर कंपोनेंट यू शुड ऑलवेज रिप्लेस व्हेन डूइंग द टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट को अगर आप रिप्लेस करो, टाइमिंग बेल्ट दिखता कैसे है, आपको पहले भी मैंने दिखाया था, कुछ इस तरीके से दिखता था।
इसमें टीथ लगे होते हैं ताकि यहाँ पे स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग को हम निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट चाहिए होता है, क्योंकि यही मेंटेन करते हैं कि आपका वाल्व कब ओपन होगा, इनलेट कब क्लोज होगा, कब आउट एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, कब क्लोज होगा, स्पार्किंग कब होगी, ये सारी चीजें ये मेंटेन करते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल फंक्शन होता है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपकी व्हीकल ही काम नहीं करेगी। तो अगर आप इनको रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे जो पुलीज लगी होती हैं इनको भी आप रिप्लेस कर दो ताकि इनका फंक्शन एग्जैक्ट रहे, क्योंकि वो सारी मैकेनिकल सिस्टम है, उनमें वियर टियर सब में होता ही है। तो टाइमिंग इफेक्ट्स होती हैं। टाइमिंग बेल्ट टेंसर्स जो होते हैं उनको भी आप रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में मेंशन किया हुआ है, तो एक बार आप इसको भी रीड कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कस्टमर ब्रिंग अ ऑलरेडी बैलेंस्ड आफ्टर मार्केट व्हील एंड टायर फॉर यू टू इंस्टॉल करने के लिए व्हाट डू यू नीड टू ऐड द प्रिवेंट द वाइब्रेशन। अब देखो आफ्टर मार्केट की यहाँ पे मीनिंग क्या होती है कि बहुत बार क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना वो व्हील नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को सस्ता पड़ता है तो वो बाहर से लगा लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि जो हब होता है वो इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होता है कि हर व्हीकल में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उससे मैच कर पाए। इसलिए वहां पे हब सेंट्रिक रिंग्स बनाई जाती हैं जिससे उसकी फिटिंग को टाइट किया जा सके, वहां पे वाइब्रेशन ना आए, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर रहे ताकि वो हिले डुले नहीं। तो आपको क्या ऐड करना होगा, वहां पे आपको ऐड करना होगा हब सेंट्रिक रिंग्स, क्योंकि जो हब की साइज होती है वो प्रॉपरली मैच नहीं करती है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज टायर प्लग ए रिलायबल रिपेयर मेथड। क्या टायर को जो प्लग इन आप कर देते हो क्या वो रिलायबल तरीका है, पहले ये जान लो ये किसकी बात कर रहे हैं। यहां पे आपने देखे होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है तो कुछ इस तरीके से उसको रिपेयर किया जाता है, बट ये टेम्पररी है। आप इसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये करने की वजह से वहां पे एयर लीकेज बंद हो जाए, बट क्या यहां पे जो टायर की स्ट्रेंथ है वही यहां पे टायर की स्ट्रेंथ है? नहीं है ना, क्योंकि यहां पे टायर आपका रैप्चर हुआ है, इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो एक और तरीका होता है इसको मेंटेन करने का कि ये तो आप करो ही करो, प्लग्स तो आप लगाओ, इसके साथ साथ इन साइड से आपको पैच भी लगाने पड़ते हैं। इस तरीके से कुछ पैच दिया गया रहता है कि यहां की टायर की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाए, तो ये सही तरीका होता है। केवल प्लग इन करना एक तरह से टेम्पररी आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हो। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ कार एसी इज ब्लोइंग ऑन एंड यू फाइंड दैट द लो रेफ्रिजरेंट। अगर रेफ्रिजरेंट वहां पे कम है इसका मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेंट का लीकेज हुआ होगा, नहीं तो कहां गया वो। विल रिफिलिंग द सिस्टम इज फिक्स द प्रॉब्लम। नहीं भाई, अगर लीकेज हो रहा है तो पहले आप लीकेज को फिक्स करोगे ना, तब रिफिल करोगे। अगर आपने रिफिल कर दिया फिर से लीकेज हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अ स्लो रेफ्रिजरेंट लेवल मींस द देयर इज द लीकेज। पहले आप लीकेज फिक्स करो फिर उसके बाद आप उसको रिफिल करो। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका बी। व्हाट आर द टॉक स्टिक। ये टॉक स्टिक क्या होती है बेसिकली भाई, कुछ इस तरीके से होती है और इसको हम एक तरह से गन में लगा के बोल्ट्स को खोलने या टाइट करने का काम करते हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बी, स्टिक दैट अटैच टू द इंपैक्ट गन लिमिट देयर टॉर्क व्हिच टाइटन द लग नट्स। बेसिकली ये यूज करते हैं और ये भी हमको पता चल जाता है कि अब हमारा जो नट है वो प्रॉपर्ली टाइट हो गया, अब उससे ज्यादा उसको टाइट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैटल साइन टू अंडरफ्लेटेड टायर। अंडरफ्लेटेड है मतलब वो साइड से क्या होगा, साइड से घिसेगा, मतलब एक्सेसिव वियर ऑन द आउटर एज ऑफ द टायर। ओवरफ्लेटेड होगा तो एक्सेसिव वियर ऑन द मिडिल साइड ऑफ द टायर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ टाइमिंग बेल्ट ब्रोकन इज द इंजन टोस्ट। इसका मतलब है कि केवल टाइमिंग जो बेल्ट है उसी को ब्रेक होने की वजह से वहां पे कुछ टोस्टिंग जैसे हो जाए, मतलब कुछ धुआं ऐसा कुछ आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, बट केवल उसी की वजह से नहीं हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं उसके। तो आपको एक बार इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। पॉसिबल है बट आपको चेक करने के बाद ही, फुल इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि उस वजह से है या फिर उसका रीजन कोई और है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल कॉज ऑफ द वाइब्रेशन व्हाइल ब्रेकिंग। क्या रीजन होता है इसका, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो ब्रेक पैड है उसमें मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होगा
या मटेरियल घिस गए होंगे। मटेरियल घिसने का मतलब वहां पे ट्रांसफर हो रहा होगा। रीजन क्या हो सकता है, जो आपका रोटर है वो घिस गया है, उसको रिसर्फिसिंग की जरूरत है। आपका जो ब्रेक शू है वो घिस गया, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ब्रेक पैड है वहां पे मटेरियल ट्रांसफर के चांसेस रहते हैं, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो रोटर की रिसर्फिसिंग करनी है, आपको ब्रेक शू चेंज करनी है, दोनों में से कुछ भी करना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नॉन रिसर्विसेबल रोटर। मतलब कुछ रोटर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जिसकी रिसर्फिसिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं कि जिनकी रिसर्फिसिंग नहीं की जा सकती है, या फिर उनकी स्ट्रेंथ ही इतनी है, उनकी डिजाइन ऐसी है। तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हर रोटर की रिसर्फिसिंग नहीं कर सकते आप। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा, दैट इज ए रोटर दैट यू कैन नॉट रिसर्फेस, मतलब उसको रिसर्विस नहीं किया जा सकता है। वाई बम्पर आर यूज इन द कार। बम्पर क्यों यूज किए जाते हैं भाई? बम्पर टू रिड्यूस द इंपैक्ट। जब आपके कार में कोई कोलिजन हो तो वो इंपैक्ट क्या हो, आपके कार पे कम हो, इसलिए बम्पर का यूज किया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड। होप आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो औरों को भी सिखाइए, शेयर करते रहिए वीडियो को। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा।